हेलो एवरीवन। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम वेक्टर है, वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम सीधा अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं कि भाई फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम फिज़िक्स के लॉस को डिफाइन कर सकें। जैसे फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं बोलूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आई दोनों फॉर्मूलेज में, वो डिफाइन कर रही हैं फिजिक्स के लॉस को कि किसी भी टी टाइम में एक पार्टिकल यू स्पीड से अगर चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या फिर एक पार्टिकल में कुछ फोर्स लगा, ठीक है, उसका मास कुछ एम है, तो किस एक्सेलेरेशन से एक्सेलेट करेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के तुम्हारे पास क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं जो क्वांटिटीज़ मेजर हो सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इनको दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ में कैटेगराइज करते हैं। पहली स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनके पास मात्र मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन जैसी कोई प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तुम आपकी डेली लाइफ में भरे पड़े हैं, जैसे हम बोलें डिस्टेंस, स्पीड, मास, करंट, प्रेशर, सॉन, बहुत सारे हैं। ठीक है ना। आगे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे उनके बारे में। अब दूसरे तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेक्टर्स। अब वेक्टर्स के पास ऐसा क्या स्पेशल है भाई जो स्केलर के पास नहीं है? बिल्कुल है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी रहती है। क्या रहेगी इनके पास? डायरेक्शन भी रहेगी। पर कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि वो वेक्टर हो। जैसे हम बात करें करंट की और प्रेशर की, इन दोनों के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर उसके बावजूद भी ये स्केलर है। मतलब कुछ ना कुछ और होना चाहिए एक क्वांटिटी के पास, ठीक है, जो वो वेक्टर कहलाए। और वो तीसरी चीज़ क्या है? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन नॉर्मल स्केलर एडिशन की तरह नहीं होता है। जैसे बोलूँ कि एक स्केलर 1+2 3, नहीं जी, कोई ज़रूरी नहीं है दो वेक्टर 1 हो और 2 उनका मैग्नीट्यूड हो तो वो 3 हो। वो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग उनके बीच में एंगल क्या है। समझे क्या? तो वो जो क्वांटिटी वेक्टर है, इट मस्ट फॉलो वेक्टर एडिशन। इट मस्ट फॉलो वेक्टर एडिशन। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वो भी भरे पड़े हैं भाई। वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टॉर्क, मोमेंटम, वो आगे पढ़ते रहेंगे और साथ साथ में समझते रहेंगे। अब ठीक है, अब अपनी कॉपी पे हम कैसे लिखें, कैसे कैटेगराइज करें कि ये एक क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है? तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी अपने को आने ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, लिखेंगे कैसे इनको? ठीक है, तो दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अगर है, तो मान लो मैंने ए बोला कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ए लिख दिया तो इसका मतलब वेक्टर नहीं है, ये सिंपल से एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। वेक्टर ये तब होगा जब इसके सर पर एक एरो लगाओ। एरो लग गया तो साफ साफ अपने को समझ आ जाएगा कि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और ये एक तुम्हारे पास वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो भाई साहब ये वेक्टर बन गया। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ऐसी चीज़ अगर मैं लिखी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों, और अगर मैंने ऐसा लिखा है आज के बाद, या ऐसे लिखा है एक वेक्टर को, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करता है। ये तो हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ज्योमेट्रिकली।
ज्योमेट्रिकली कैसे भाई एक वेक्टर को हम बनाएंगे, हम एक एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एरो में दो चीज़ें हैं, एक तो इसका टेल, दूसरा इसका हेड, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, लेंथ अपने को क्या देती है, इसका मैग्नीट्यूड देती है। क्या देती है, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बताएगी। मतलब जितना बड़ा वेक्टर उतना ज़्यादा लंबा एरो बनेगा उसके लिए। समझे क्या भाई? तो ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा होगा यहाँ पर। अब वेक्टर अपने को समझना है, कुछ बातें या कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने को पता हो, तो अभी हम प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैंने बोल दिया, मान लो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि भाई दो वेक्टर सेम हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई एक बाइक है जो ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, ठीक है। मैं बोलूँ भाई उसका एक्सेलेरेशन भी सेम ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ईस्ट की तरफ, तो मैं उसका एक्सेलेरेशन क्या बोलूँगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स ईस्ट। क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है? जबकि यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। नहीं जी, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब दोनों को हम सेम वेक्टर नहीं बोल सकते। तो अगर वेक्टर सेम है, वो सबसे पहली तुम्हारे पास उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए कि भाई ये सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी सेम when it represents same physical quantities and having same direction and magnitude। ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में? सेम वेक्टर्स के बारे में। अब अगली जो प्रॉपर्टी है जो अपने को आगे काम आएगी, मान लेते हैं भाई मैं बोलूँ कि मैं ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ 2 कदम चला, 1 2, ठीक है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? ईस्ट की तरफ 2 कदम ईस्ट की तरफ। अब मैंने क्या किया, मैं बजाय सेम एग्जैक्टली उस तरफ, मैंने ईस्ट की तरफ एक लाइन या उसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैं उस लाइन पे भी क्या चल करा? 2 कदम चला सेम ही डायरेक्शन में। तो क्या दोनों केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं है भाई। अगर मैं बोलूँ कि एक तो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि अगर मैंने एक वेक्टर ए को, मान लो ये जो लिखा है, उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। ये डॉट डॉट बस मैं रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ और कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ताकि लगे कि मैंने ए और दूसरा ए जो बनाया है वो पैरेलल एक दूसरे के। समझे मेरी बात? तो अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर विल रिमेन अनचेंज। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, then vector is remain unchanged। समझे भाई? ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब तीसरी के बारे में बात करें। मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है ये ए, ठीक है भाई। इसको मैंने पूरा एक गोला घुमाया, एक चक्कर घुमाया, ऐसे चक्कर घुमाऊंगा तो ये बताओ कि वापस वहीं आ जाएगा जहाँ था। तो जब ये सेम ही जगह पर आ गया, ठीक है, ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर एक वेक्टर को मैंने 360 डिग्री घुमाया या उसके इंटीजर मल्टीपल से घुमाया तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब मैं इसको 1 चक्कर घुमाऊँ, 2 चक्कर घुमाऊँ, 4 चक्कर घुमाऊँ, 10 चक्कर घुमाऊँ, तो वेक्टर जहाँ था जैसा था वहीं आ जाएगा।
तो वेक्टर अनचेंज रहेगा। बट अगर मैं इसको क्या कर दूं, 60 डिग्री घुमा दूं ऐसे, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा वेक्टर में भाई? वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहा बट डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए किसी वेक्टर की तो वेक्टर को हम सेम नहीं बोलते हैं। समझे क्या? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी बात समझे सब? ठीक। अब मैं यहाँ पर ये शब्दों में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड by an angle of 2n pi, 2n pi मतलब ये n यहाँ पर क्या है? इंटीजर है। देन वेक्टर रिमेन अनचेंज। कैसा रहेगा वेक्टर? अनचेंज रहेगा। ठीक, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के सामने। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। मैं यहाँ पर दो फोर्स ड्रॉ करता हूँ, दो क्या एक फोर्स ड्रॉ करता हूँ सर। चलो, उस फोर्स को मैंने क्या किया भाई, ईस्ट की तरफ 2 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का ले लिया। ठीक है, तो ये फोर्स अगर मैं F लिख रहा हूँ तो दिस F इज इक्वल्स टू, या F वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ। अब क्या करता हूँ मैंने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2F कर दिया इसको, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर? क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। पर डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन अनचेंज रहेगी। मतलब ये वेक्टर कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। समझे क्या? दुगनी लेंथ का हो जाएगा इसका, ये 4 न्यूटन। ठीक, अब अगर मान लो मैं इसी वेक्टर को F को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर भाई? अभी कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ऑफ ईस्ट। और माइनस ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट। मतलब या तो मैं इसको माइनस ऑफ ईस्ट लिख दूं या फिर इसको वेस्ट लिख दूं। क्या हुआ भाई इसमें? इसकी तो दुनिया ही पलट गई, है ना। मतलब सीधा सीधा इसमें क्या दिखा अपने को भाई? डायरेक्शन भी चेंज हुई और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। तो यहाँ से समझना है अपने को, अगर एक वेक्टर को मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका मात्र मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड by a positive number, then its direction remains same but magnitude gets changed। समझे? वहीं दूसरा पॉइंट, अगर मैंने उसको एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसमें उसकी दुनिया ही पलट गई। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन इट्स डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, मतलब उल्टी हो जाएगी, और एंड मैग्नीट्यूड मे गेट चेंज, मैग्नीट्यूड मे गेट चेंज। अब मे क्यों बोला मैंने भाई? -1 से अगर करूँगा तो -1 से तो बस क्या हो रहा है उसमें, तो एक केस ऐसा भी तो बन रहा है अपने पास जिसमें उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको मे लिखा है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, जो अपने को याद होनी चाहिए और समझनी चाहिए अच्छे से।
पांचवी चीज़ अब यहाँ पर हम सीखेंगे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। अब एंगल कैसे निकालेंगे भाई, अभी सीखते हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स में मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लूँ। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे, ये। तो मैं आपसे अगर पूछूं भाई कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। तो एंगल यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ उसमें से हम देखें कौन सा एक ये है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है। एक एंगल ये है जो कि 120 डिग्री है, और एक एंगल ये है जो कि कितना आएगा, 240 डिग्रीज आएगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें से करेक्ट आंसर है 60 डिग्री। अब कैसे हुआ 60 डिग्री? भाई ध्यान रखें इस बात का, कभी भी अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में अपने को एंगल देखना है तो हमेशा एंगल उनकी टेल्स के बीच का होता है या फिर उनके हेड्स के बीच का। अब टेल्स तो यहाँ पर साथ में नहीं है, कैसे लेकर आएंगे? हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हम उसके हिसाब से यहाँ पर क्या कर देते हैं, या तो ए को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे या फिर बी को पैरेलल शिफ्ट करके ए की पूंछ पर रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, मैं ये नीला वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। तो नीला वेक्टर में मैंने आगे खिसका दिया ए वेक्टर को और उसकी टेल कहाँ पर ले आया, बी की टेल के पास ले आया। तो अपने को क्या दिख रहा है एंगल अब इन दोनों की टेल्स के बीच में, 60 डिग्री। या फिर उनके हेड्स को एक साथ ले आए, तो हेड्स को हम साथ लेकर आएँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा बेटर है अपने लिए, हम यहाँ पर बी वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर देते हैं और दोनों की हेड्स एक जगह ले आए। तो जब मैं बी को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो बी कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस केस में जो एंगल आएगा इनके हेड्स के बीच में एंगल आएगा, ये भी कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल साफ साफ आपके क्लियर रहे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होता है दैट इज एंगल बिटवीन देयर टेल्स और देयर हेड्स। और एक बात, एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन देयर टेल्स और हेड्स। और वो जो थीटा है, थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे समझे क्या? ओके। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम कुछ वेक्टर्स लेंगे और उनके बीच में एंगल निकालेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं तो साथ साथ सॉल्यूशन देता रहूँगा और आप जब इस वीडियो को देखें तो उस टाइम पर पॉज कर लें जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं और अपना सॉल्यूशन लिखें और वेरीफाई करें कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो एक मैंने रेफरेंस लाइन ली, अब मैं यहाँ पर 3 वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वेक्टर ए है, ठीक है, कुछ एंगल यहाँ से 60 डिग्री बना रहे, ठीक है। ये वेक्टर बी है इस तरफ, जो कि यहाँ से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये मैं मान लेता हूँ इस तरफ कुछ तीसरा वेक्टर है, वेक्टर सी, जो कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है इस लाइन से। अब अपने को ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और सी ए के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो फाइंड एंगल बिटवीन पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, और तीसरा जो अपना क्वेश्चन है इसका वो सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो आप अपनी स्क्रीन पॉज कर लें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ, पहले हम ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं। तो भी हमने देखा भाई अगर एंगल निकालना है तो दोनों की टेल्स एक साथ हो। तो एक साथ हम कैसे लेकर आएंगे टेल्स इनकी? हम क्या करेंगे, बी को पैरेलल शिफ्ट करते ले आते हैं और ए की टेल पर बी की टेल ले आते हैं, मतलब दोनों की पूंछ एक साथ रखते हैं। तो बी कुछ ऐसा दिखेगा भाई,
ये एंगल कितना होगा, यहाँ से 40 है, तो टोटल एंगल इनके बीच में कितना आया, 100 डिग्री। तो पहले का आंसर 100 डिग्री। अब बी और सी के बीच में एंगल निकालना है अपने को, तो बी और सी के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ए और बी के बीच में निकाला। अब मैं बी को खिसकाते खिसकाते ए की पूंछ पे ले आता हूँ और दोनों के बीच में हम एंगल फाइंड करेंगे। तो कुछ ऐसा है सी, ठीक है, और ये एंगल कितना है इसके बीच में, 120 डिग्री है। अब इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो 160 डिग्री अब बी और सी के बीच में एंगल है। अब बचा सी और ए, तो सी ए की वही हम ए की पूंछ पकड़ते हैं, सी की पूंछ के ऊपर रख देंगे, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। अरे दिखेगा ना बच्चों। तो यहाँ पर इनके बीच में जो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब टेल्स के बीच में एंगल कितना बचा, ये भी 60 बचा, तो ये आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देख लें, आप चेक कर लें कितने बच्चों ने सही किया, कितनों ने गलत किया। यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो आप पीछे वाली एंगल बिटवीन वेक्टर समझा या नहीं समझा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स पे। अब बहुत अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं, कोप्लेनर, कोइनिशियल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, इक्वल, नल वेक्टर, कोइनिशियल, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बट उससे पहले हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर होता है जो आप पूरी फिजिक्स में बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो टाइप ऑफ वेक्टर, तो भाई यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे कि नाम से ही तुम्हें समझ रहा होगा, यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो जैसे ही यूनिट सुने या यूनिट वेक्टर के बारे में सुने, एकदम भेजे के अंदर ये जानना चाहिए कि भैया इसके पास कुछ ना कुछ एक नंबर है। अब वो एक नंबर है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, इट इज़ ऑलवेज 1। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, मतलब इसका मॉड अगर मैं लूँगा तो मॉड हमेशा कितना मिलेगा अपने को, एक ही मिलेगा। तो दिमाग में सुनते ही पहली चीज़ तो ये जाए। अब एक चीज़ पता है हमें कि अभी पीछे हमने देखा कि भाई वेक्टर है तो उसके बाद डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इस वेक्टर के पास मात्र मैग्नीट्यूड 1 है। अब मैं बोलूँ भाई कोई भी एक वेक्टर ए है, ठीक है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यहां से एक बात समझिए कि इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है, तो बस इसके पास क्या बची, डायरेक्शन बची, है ना। तो ये वेक्टर अपने को डायरेक्शन देता है। अब मान लो मैं ए वेक्टर का क्या करूं, ए वेक्टर का क्या करूं, मैग्नीट्यूड बनाना चाहता हूं, सॉरी यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूं। तो ए वेक्टर है, अब इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मैं इसको डिवाइड कर दूं ऐसे, तो मुझे क्या बनेगी, बस इसकी डायरेक्शन मिलेगी ना। और वो डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसका यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, टोपीवाज वेक्टर, मतलब ए के ऊपर कैप लगी होनी या टोपी लगी होनी, ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि वो वेक्टर यूनिट है या यूनिट वेक्टर है। समझे क्या। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझे क्या। तो यहाँ से एक बात और समझ आ गई कि इस वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मतलब इस वेक्टर से मैं किसी एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। अरे समझे क्या, मैग्नीट्यूड तो है स्केलर के पास और मैंने क्या करा, तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गई अपने को, एक यूनिट वेक्टर मिल गया। इट हैव ओनली डायरेक्शन, ठीक है। अब कुछ नोटेशंस बार बार हम देखेंगे, ठीक है। ये 3 एक्सिस हैं, सबको पता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये इधर जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक डायरेक्शन है, वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन है, जेड के अलॉन्ग डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो जिसने भी इसका नामकरण किया उसने बोला भाई एक्स की डायरेक्शन को उसने आई टोपी ले लिया, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ जो डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर है उसने आई कैप उसको लिखा या आई टोपी लिखा।
और जे के तरफ सॉरी वाई की तरफ उसने क्या लिखा उसको जे टोपी मतलब जे कैप, और जेड के अलॉन्ग उसने क्या लिखा उसको के कैप लिखा। ठीक है, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा भाई, माइनस आई कैप हो जाएगा, अरे होगा ना होगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, और नेगेटिव जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। क्लियर सबको? तो ये बात भेजे में सेट रहे सबके, आगे कहीं ऐसा दिखा आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो जे कैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक, तो ये यहां से कहानी खत्म होती है किसकी, यूनिट वेक्टर की। अब कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर विच इज रिलेटेड टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसे बारिश नीचे की तरफ क्या कर रही है, गिर रही है, कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो फाइंड द इज वेलोसिटी ऑफ द रेन, तो वेलोसिटी में क्या चाहिए भाई अपने को, एक तो डायरेक्शन चाहिए, दूसरा मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना है बारिश की स्पीड का, 6, और डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड। समझे क्या? अगला क्वेश्चन सिंपल सा एक ले लेते हैं हम लोग। एक ब्लॉक है कोई भी, इस पर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैं अपना कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, सिंपल सा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉलो और जेड एक्सिस रहता है वही रहता है, ठीक है ना। तो 5 न्यूटन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूँगा तो क्या लिखूँगा भाई, ए वेक्टर विल बी 5 आई कैप, होगा ना। उसके हिसाब से अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। दो वेक्टर्स हैं, एक F1 जिसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, इधर F2 इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 न्यूटन है। मैं F1 F2 को अगर लिखूँ वेक्टर फॉर्म में तो कितना आएगा, 2 आई कैप, और F2 को अगर लिखूँ तो कितना आएगा, 6 जे कैप। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके हम लोग। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे अभी भाई, एक वेक्टर इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, इसको हम F1 ले लेते हैं। एक वेक्टर इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, F2। ठीक है, अब F1 और F2 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, F1 इज़ 10 आई कैप, और F2 इज़ कितना हो जाएगा, -20 आई कैप। तो ये बातें समझनी ज़रूरी है, ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं, आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे चलकर ये सिंपल सिंपल चीज़ें हम फिजिक्स के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आप सबको समझ आया हो। तो अगर आपको मेरे ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो आगे कंटिन्यू करता रहूँगा मैं। कल आपको मैं फिर से इसके आगे का एक लेक्चर पोस्ट करूँगा। और मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, साथ साथ में मैं 12th का भी एक टॉपिक कवर करूँगा पैरेलली इसके, जिसमें कल मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।